नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास शर्मा और आप आ चुके हैं मेरे चैनल पर जिसका नाम है फैक्टफुल नॉलेज। आज हम बात करेंगे आर्मी के विषय में, डिफेंस, जिसके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं। आर्मी के अंदर आपने सुना होगा कि बहुत सारी रेजिमेंट्स होती हैं और उन रेजिमेंट्स को किस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है, क्योंकि आप जानते ही होंगे भारत की आर्मी जो बनाई गई थी वो ब्रिटिश काल में बनाई गई थी और ब्रिटिशर्स के द्वारा ही उसे फॉर्म किया गया था, स्ट्रक्चर किया गया था। तो वो स्ट्रक्चर उन्होंने किस तरीके से किया था वो आज हम समझेंगे। इस आर्मी के स्ट्रक्चर में जो रेजिमेंट्स हैं, रेजिमेंट्स को कास्ट बेस्ड रेजिमेंट तैयार किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो आज हम उसी चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैं आपको रेजिमेंट्स के बारे में बताऊं, मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहूँगा, क्योंकि अगर इसमें क्योंकि ये रेजिमेंट्स कास्ट बेस हैं और इसके अंदर मुझे कई बार कुछ कास्ट्स के नाम लेने पड़ेंगे जिनका उच्चारण करना पड़ेगा, वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, नॉलेज के पर्पज़ के लिए है। तो कोई भी उसे जो है उसे अदरवाइज़ ना ले। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आइए, तो अगर हम भारत की आर्मी के अंदर डिफरेंट रेजिमेंट्स की बात करें तो उनमें कई तरह की रेजिमेंट्स बनाई गई, जैसे कि रीजन बेस्ड रेजिमेंट्स, जिनको हम बोलते हैं क्षेत्र आधारित रेजिमेंट। किसी एक क्षेत्र के आधार पर, किसी एक भूखंड के आधार पर किसी रेजिमेंट का निर्माण करना। उसके अलावा कास्ट बेस्ड रेजिमेंट, जो कि जाति आधारित रेजिमेंट थी। इसके अलावा तीसरी थी कम्युनिटी बेस्ड रेजिमेंट्स। तो अब अगर हम बात करें क्षेत्र आधारित रेजिमेंट की, एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं जैसे कि बिहार रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, लद्दाख स्काउट्स, मद्रास रेजिमेंट। इसके अलावा जब हम दूसरे नंबर पर कास्ट बेस्ड रेजिमेंट की बात करें तो जैसे कि राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स और महार रेजिमेंट्स। और जो थर्ड कैटेगरी है रेजिमेंट्स की, जिसे हम बोलते हैं कम्युनिटी बेस्ड रेजिमेंट्स, उसके अंदर फॉर एग्जांपल जैसे कि गुरखा रेजिमेंट और मराठा लाइट इन्फेंट्री। तो इस तरीके से ये तीन तरह की रेजिमेंट्स भारतीय आर्मी के अंदर अंग्रेजों द्वारा फॉर्म की गई थी। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये सभी की सभी जो रेजिमेंट थी, ये सारी इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिक, मतलब कि ये जो आर्मी के अंदर सबसे बेसिक जो सैनिक होते हैं, ये जो पूरा टॉपिक हम रेजिमेंट का अब स्टडी करने वाले हैं, उसके अंदर पूरी बात जो है वो पैदल सैनिकों के बारे में, ये जिन्हें हम हिंदी में जवान या सिपाही भी बोलते हैं, उनके बारे में बात होगी। ऑफिसर्स के बारे में बात नहीं होगी, टेक्निकल स्टाफ के बारे में बात नहीं होगी। ये सब इन जो बेसिक पिरामिड का सबसे बड़ा बेस जो है, सबसे नीचे का हिस्सा जो है, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यही जो होते हैं किसी भी फाइट के अंदर, किसी भी वॉर के अंदर फर्स्ट अटैकर या फर्स्ट डिफेंडर होते हैं एक आर्मी लाइन के। इसके अलावा कुछ मॉडर्न रेजिमेंट्स भी हैं जो कि आज़ादी के बाद बनाई गई थी, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गई, ऑर्डिनेंस हो गई, एएससी या सिग्नल्स एट्सेट्रा। इस तरीके की जो रेजिमेंट हैं वो कास्ट बेस नहीं है, क्योंकि ये बाद में बनाई गई थी, आज़ादी के बाद में, और इनको जो है भारत सरकार ने बनाया था। तो इनमें इस तरीके का कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया था। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि जो रेजिमेंट जिस जाति के नाम के ऊपर जिस रेजिमेंट का टैग लगा है तो केवल उसमें उसी जाति के लोग ही भर्ती हो सकते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे कि राजपूताना राइफल्स में बराबर बराबर मात्रा में राजपूत सैनिक भी होते हैं और उसके अलावा जाट सैनिक भी होते हैं। दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि राजपूत रेजिमेंट जो है, उसके अंदर राजपूत, गुर्जर और मुस्लिम सैनिक तीनों को ही भर्ती किया जाता है। यह डिपेंड करता है, कुछ रेजिमेंट्स ने इस स्ट्रक्चर को मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दिया है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन रेजिमेंट्स में ऑफिसर लोग जो होते हैं, ऑफिसर रैंक जिन सैनिकों का होता है, ये नेसेसरी नहीं है कि वो भी उसी जाति के हों जिस जाति की वो रेजिमेंट है। वो लोग किसी भी जाति के हो सकते हैं।
और ये परिवर्तन किसके द्वारा किया गया था? ये परिवर्तन भी आज़ादी के बाद भारत सरकार द्वारा किया गया था। नेक्स्ट ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो रेजिमेंट्स होती हैं ये भर्ती अपनी खुद से करती हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि इनके जो एरियाज़ इनको अपनी ड्यूटी के लिए दे गए हैं और वहाँ पर जब जब इन्हें और अधिक सैनिकों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में सैनिक बड़ी मात्रा में रिटायर भी होते रहते हैं आर्मी से। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट किसी रेजिमेंट को अपने लिए सैनिकों की पड़ती है, वो लोग जिस क्षेत्र की वो रेजिमेंट है उसी क्षेत्र में जागते हैं और वहाँ पर जाकर अपनी भर्ती खोलते हैं। और हम आपको याद होगा हम बात किन की कर रहे हैं? बेसिक जवान की। तो इनकी जो भर्ती होती है उसे क्या बोला जाता है? खुली भर्ती। इसका मतलब यह हुआ जिन लोगों में, जैसे कि डोगरा रेजिमेंट का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, तो अगर उन्हें जो है जवानों की भर्ती करनी है तो वो कहाँ जाएंगी? वो जाएंगी डोगरा रीजन के अंदर। डोगरा रीजन कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। वो रेजिमेंट वहाँ पर जाती है, अपना खुली भर्ती का जो अनाउंसमेंट देती है और उसके बाद जो है वो डोगरा युवकों को ही वहाँ पर भर्ती के लिए बुलाया जाता है। तो एक तो हो गया क्षेत्र स्पेसिफिक और एक हो गया साथ के साथ कास्ट स्पेसिफिक भी, मतलब कि जाति और रीजन, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। अब आप ये क्वेश्चन सोचेंगे कि भाई ये जम्मू कश्मीर में क्यों जाती है, मतलब ये अगर वहीं की रेजिमेंट है तो वहीं पर क्यों नहीं होती? इसका कारण यह है कि कोई रेजिमेंट किसी क्षेत्र की हो सकती है, किसी जाति की हो सकती है, लेकिन उसे सेवा के लिए कहीं भी भेजा जा सकता है। उसकी पोस्टिंग कहीं भी होती है, पूरे भारत के अंदर कहीं भी हो सकती है। तो जब उसे भर्ती करनी होती है अपने लिए जवानों की, तो वो वापस अपने क्षेत्र में जाती है जिस क्षेत्र की वो रेजिमेंट है और वहाँ से युवकों की भर्ती करती है। अब आप पूछेंगे कि इसका कारण क्या है? जातिगत तौर पर भर्ती करना एक आर्मी के अंदर, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण इतिहास में है। इसका कारण इतिहास में है। जब ब्रिटिशर्स ने भारत में आर्मी का निर्माण किया था, पहले तो सैनिक जो थे वो इंग्लैंड से ही आया करते थे, पूरी फौज इंग्लैंड से आया करती थी, लेकिन वह एक बहुत ही महंगा काम था। तो इसका सॉल्यूशन अंग्रेजों ने यह निकाला कि उसने इंडिया के ही लोगों को, भारत के ही लोगों को अपनी आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया। अब आप जानते ही हैं कि शुरुआत में जब अंग्रेजों ने कब्जा करना शुरू किया था भारत के ऊपर, तो सबसे पहले उन्होंने मद्रास, महाराष्ट्र, मुंबई जिसको बोलते थे बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, और उसके अलावा बंगाल यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी, इन 3 क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार था मुख्य तौर पर। तो शुरुआत में जब आर्मी की व्यवस्था शुरू की गई तो यहीं से बहुत अधिक मात्रा में सैनिकों को भर्ती किया गया था भारत के इन हिस्सों से। लेकिन जब 1857 की क्रांति के बारे में आपने सुना होगा, और जब 1857 की क्रांति जब हुई, उस विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने एक सबक लिया, और उन्होंने यह सबक लिया कि उन्होंने अपने डिसीजन को थोड़ा सा चेंज करते हुए ये फैसला लिया कि भाई अब इन क्षेत्रों से, इन एरियाज से हम कम से कम सैनिक भर्ती करेंगे। क्यों? क्योंकि यही क्षेत्र के सैनिक 1857 की क्रांति से पहले आर्मी के अंदर थे अधिक मात्रा में, और यही लोग विद्रोह करने वाले लोगों में से मुख्य तौर पर थे। इसके लिए उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला कि भाई अब उन क्षेत्रों से, उन राज्यों से हम सैनिकों की भर्ती करेंगे जिन राज्यों ने हमारी इस विद्रोह को कुचलने में, इस विद्रोह को 1857 के विद्रोह को दबाने में हमारी सहायता की थी, और उन लोगों को अधिक से अधिक भर्ती करने का प्रयास किया अंग्रेजों ने। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? इसके उदाहरण ये हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि नेपाली गुरखा इसका एक बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा पंजाब क्षेत्र जो था, डोगरा क्षेत्र जो था, और राजपूतों का जो क्षेत्र था, इन राजाओं ने मुख्य तौर पर 1857 के विद्रोह को, अंग्रेजों को कुचलने में सहायता की थी। तो इस वजह से इन क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक ब्रिटिश आर्मी में भर्ती किया गया। इसके अलावा दूसरा उन्होंने क्या कदम उठाया? उन्होंने लोगों को 2 कैटेगरीज में बांट दिया। 2 कैटेगरीज कौन सी? उन्होंने कुछ जातियों को मार्शल जाति में काउंट किया और कुछ जातियों को नॉन मार्शल जाति में काउंट किया। अब मार्शल और नॉन मार्शल का मतलब क्या होता है? मार्शल का मतलब ये होता है कि ऐसी जातियां, ऐसे लोग जो कि प्राचीन काल से ही युद्ध लड़ते आ रहे हैं, और नॉन मार्शल मतलब कि ऐसे लोग जो कि युद्ध लड़ाई के अलावा अन्य कामों में
निपुण हैं या अन्य कामों को अपने जीवन भर करते हैं, मतलब कि वो लोग लड़ाई नहीं लड़ते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान की हिस्ट्री को उठाते हुए जातियों को इन दोनों कैटेगरीज में बांट दिया। इससे क्लियर क्या हुआ हमें? इससे क्लियर यह हुआ कि उन्होंने अधिक से अधिक जो अपना साथ देने वाले क्षेत्र थे उनके लोगों को भर्ती किया, साथ ही साथ उन क्षेत्रों में भी इन मार्शल जातियों में से ही लोगों को भर्ती किया, नॉन मार्शल जातियों में से नहीं किया। लेकिन इसके भी उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि जब जब अंग्रेजों को ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने नॉन मार्शल जातियों की भी रेजिमेंट्स बनाई। जैसे कि उदाहरण के तौर पर 1903 में ब्राह्मण इन्फेंट्री बनाई गई, जिसे गौड़ रेजिमेंट भी कहा जाता था। तो इस रेजिमेंट को 1903 में बनाया गया था और इस रेजिमेंट ने वर्ल्ड वॉर 1 में भी हिस्सा लिया था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद इस रेजिमेंट को भी खत्म कर दिया गया। इसके अलावा एक अन्य एग्जाम्पल है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर चमार रेजिमेंट का गठन किया गया था। अंग्रेजों को अपनी ज़रूरत के अनुसार उन्होंने इस रेजिमेंट का गठन किया गया था, लेकिन ज़्यादातर सैनिक जो थे इस रेजिमेंट के, उन्होंने विद्रोह का स्वर उठाया और सुभाष चंद्र बोस नेताजी के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज में वो शामिल हो गए थे अधिकतर लोग, और इस कारण के चलते इस रेजिमेंट को भी 1946 में ख़त्म कर दिया गया। अब हम 1946 तक के सफ़र तक पहुंच चुके हैं भारतीय आर्मी के। तो अब इसके बाद जब 1947 में भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद से कभी भी कोई जाति आधारित रेजिमेंट नहीं बनी है। लेकिन जो पहले से एग्जिस्ट करती थी, यानी कि 1947 से पहले जितनी भी रेजिमेंट ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई थी उन्हें ख़त्म भी नहीं किया गया। मतलब कि आइंदा से तो कोई नई रेजिमेंट नहीं बनाई गई है जाति के आधार पर, लेकिन जो पुरानी रेजिमेंट थी उन्हें ज्यों का त्यों चलने दिया गया। कई बार इसके बारे विरोध में स्वर भी उठे कि भाई इन रेजिमेंट्स को जो कि जाति के आधार पर बनाई गई हैं इनको भी ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन इसके जवाब में यह उत्तर दिया गया भारतीय आर्मी के द्वारा, ये जो रेजिमेंट्स हैं ये अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रही हैं, ये अपने काम में निपुण हैं और इनमें इससे जो एक रेजिमेंट के अंदर एकता की भावना पैदा होती है और वो युद्ध में अच्छे से लड़ते हैं, और एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है जिसको डिमोलिश करने के लिए बहुत ही एक व्यापक कदम उठाना पड़ेगा। तो इसलिए इन कारणों को देते हुए आर्मी ने इनको ये बोला गया कि भाई इन रेजिमेंट्स को ख़त्म करने का अभी कोई भी हमारा इरादा या विचार नहीं है। तो ये सारी रेजिमेंट्स और उनके इतिहास और उनकी जाति के आधार पर किस तरीके से व्यवस्था चलती थी या किस तरीके से उनको जो है बनाया गया जाति के आधार पर, ये सब उनके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने देने का प्रयास किया। अब आप कहेंगे कि इसमें और डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट मैं अगर डालना चाहूँ तो चाहूँगा कि भाई आपने राष्ट्रपति की सुरक्षा में कुछ गार्ड्स को देखा होगा, जिन लोगों को आपने रेड कलर की ड्रेस में देखा होगा, जो कि घोड़ों पर चलते हैं। तो ये रेजिमेंट जो होती है ये भारत की बहुत ही एलीट रेजिमेंट मानी जाती है, सबसे सीनियर रेजिमेंट्स में से एक है, और असल में भी यह भारत की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। ब्रिटिशर्स के समय में यह रेजिमेंट गवर्नर जनरल की सुरक्षा में तैनात होती थी, और आज के समय में यह रेजिमेंट भारत के राष्ट्रपति के सुरक्षा में तैनात होती है। और इस रेजिमेंट की आप सीनियरिटी का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि कोई भी परेड अगर इस रेजिमेंट के द्वारा अटेंड की जा रही है तो यह रेजिमेंट उस परेड में सबसे आगे चलती है। हर एक रेजिमेंट, हर एक, चाहे वो कितनी ही टेक्निकल और एडवांस रेजिमेंट हो, वह रेजिमेंट इनके पीछे ही चलेगी। तो इस रेजिमेंट को बहुत ही खास माना जाता है। तो आप कहेंगे कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन वाली कौन सी बात है या विवाद की कौन सी बात है, लेकिन यहाँ पर विवाद की बात यह है कि इस रेजिमेंट को क्योंकि अंग्रेजों ने बनाया था, आपने जैसे सुना ही है ये सबसे पुरानी रेजिमेंट है, तो इस रेजिमेंट में बिल्कुल एलीट क्लास के मार्शल जाति के लोगों को ही भर्ती किया जाता था उस समय पर, और आज भी इसी पैटर्न को फॉलो किया जाता है। इस रेजिमेंट जिसका नाम शायद मैंने आपको नहीं बताया, इस रेजिमेंट को बोला जाता है द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, इस रेजिमेंट का नाम है ये। तो इस रेजिमेंट के अंदर केवल 3 जाति के लोगों को ही भर्ती होने का अधिकार प्राप्त है, आज के समय में भी, भारत की आज़ादी के 70 साल के बाद भी। तो इसमें जो जातियां भर्ती हो सकती हैं वो हैं राजपूत, हिंदू जाट और सिख जाट।
तो केवल इन 3 जातियों को ही इस रेजिमेंट में भर्ती होने का अधिकार है। और इसके ऊपर काफ़ी विवाद पिछले सालों में हुआ भी है कि इसमें सभी लोगों को, और आज के आधुनिक समय में तो जहाँ पर सभी एक बराबर लोग हैं, तो वहाँ पर सभी लोगों को इसमें भर्ती होने का अधिकार मिलना चाहिए और सभी को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो रेजिमेंट्स के ऊपर, आर्मी के ऊपर। आर्मी में रेजिमेंट्स का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका इतिहास क्या है, उनका ऐसा स्ट्रक्चर होने का कारण क्या है, मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश करी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा।